जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 13 द डेयर डिपार्टेड की एक्सरसाइज। इसके मैंने ट्रांसलेशन समरी की वीडियो डाल दी थी। होपफुली उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। तो आज जो हमारे पास है इसकी हमने एक्सरसाइज करनी है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आए। तो ये इसके नीचे वन एक्ट प्ले के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग पे। वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले होता क्या है, जरा इसको समझें। अ वन एक्ट प्ले इज अ प्ले दैट हैज ओनली वन एक्ट। एक्ट असल में किसको कहते हैं? एक पूरा ड्रामा होता है जो स्टेज पे परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसकी बाजू का जिसे आप एपिसोड कहते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ब्रेक आता है, तो इसमें ब्रेक नहीं होता, ये जो कुछ भी होता है एक ही एक्ट में हो जाता है। एज पोज टू play that occur over several acts, it usually has running time of between 15 minutes to an hour. तो ये 15 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है एंड फोकसेस ऑन द सिंगल इवेंट और प्रॉब्लम टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल गेट सेटिंग। तो होता क्या है कि इसमें एक ही कोई मसले को आप डिस्कस कर रहे होते हैं जो एक ही सेटिंग में फिर हल भी हो जाता है। सम करेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई गई हैं। लेंथ कितना होती है? वन एक्ट प्लेस कैन हैव रनिंग टाइम टू बिटवीन 15 मिनट टू एन आवर। ठीक है, फोकस किस चीज़ पे होता है? सिंगल प्रॉब्लम पे होता है। ठीक है, एक्शन क्या होता है? फेयरली क्विकली होता है। जाहिर सी बात है, आपने उसे जल्दी ख़त्म करना है तो वो फेयरली क्विकली होगा। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इसमें फ्यू कैरेक्टर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। प्लॉट इन द स्टोरी इज स्ट्रांग, और इसमें स्ट्रांग प्लॉट होता है। छोटे मोटे प्लॉट इसमें ऐड नहीं किए जाते ताकि बंदे की तवज्जो दूसरी तरफ ना जाए। स्ट्रक्चर देखें, द प्ले मस्ट बी क्लोज नेचर एंड द ग्रेटेस्ट अटेंशन मस्ट बी पेड टू इट्स स्ट्रक्चर। और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि देखने वाला इसको पूरी तवज्जो से देखे। तो इसके बाद आपके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन इसके पहले देखते हैं। अ प्ले इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर intended for theatrical performance involving actors portraying the character through dialogue and action। एक प्ले की डेफिनेशन है, आप इसकी हजारों डेफिनेशन गूगल से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको क्लास के टीचर ने बताई आप वो भी कर सकते हैं। What do you get from the title The Dear Departed? The title suggests theme of loss and memory, indicating affection for someone who has passed away and exploring the impact of their absence on the living। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए। उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे मैं आपको एक बात करता चलूँ कि यहाँ मोस्टली लोग क्या करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ना पेपर अटेम्प्ट करने में, अगर उधर उधर लिखा हुआ होता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हम भी यही कह देते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने उसको कमांड नहीं बनाना होता, आपने उसको एक हेडिंग बनाना होता है। अब देखें, अगर मैं भी यही कह देता आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये मेरे लिए भी कमांड हो जाती, क्योंकि मैंने हल किया हुआ है, तो मैंने लिखा आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको क्वेश्चन आप उसी तरह उसे कमांड ना बनाया करें। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द आयरनी इन द टाइटल ऑफ द प्ले। द टाइटल, सबसे पहले तो ये समझे ना कि आयरनी क्या होती है। डिफरेंट सिचुएशन होती है। आयरनी किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट को टीचर काम देता है, वो कहता है कि कल करके आना है। कल टीचर पूछता है बच्चे आपने काम किया है? स्टूडेंट कहता है नहीं, टीचर कहता है एक्सीलेंट। अब ये एक्सीलेंट किस उसमें बोला गया है, इस सिचुएशन को कहते हैं आयरनी। अब देखिए, द टाइटल द डेयर डिपार्टेड इज आयरॉनिक बिकॉज इट सजेस्ट्स अ सेंस ऑफ लॉस एंड मोर्निंग फॉर अ बिलवड पर्सन हु हैज पास्ड अवे। ठीक है, ऐसे शख्स से वो जुदाई की लम्हे हैं जो कि प्यारा था और चला गया। हाउएवर, द प्ले रिवील्स दैट द फैमिली मेंबर्स आर मोर कंसर्न अबाउट द material possessions and inheritance left behind by the grandfather than about mourning his death. The irony lies in the fact that while they pretend to grieve, their actions show a selfish desire to claim his belongings। आप देखें, जब आप पढ़ते हैं इसको तो क्या कर रहे होते हैं? कहते हैं कि हमने सोग मनाना था, वो कहते हैं नहीं मेरे तो सूट बने नहीं है, मैं रेडीमेड लेती नहीं हूँ। मतलब वो शो तो कर रहे हैं, आयरनी आप सामने देख रहे हैं कि कोई टेबल चुरा रहा है, कोई घड़ी चुरा रहा है, और कोई कहता है कि उसने गोल्डन वॉच मेरे बेटे को दी थी। तो ये क्या है? आयरनी ऑफ द प्ले है। उसके बाद क्वेश्चन टू देखें। हाउ डज द अरेंजमेंट बिटवीन हिज डॉटर्स लीड टू ग्रैंडफादर डिस्कवरिंग द ट्रूथ।
ठीक है, तो अब उससे कैसे पता चलता है? द आर्ग्यूमेंट बिटवीन मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन escalates as they accuse each other of being greedy and trying to take advantage of their father's death. This argument draws the attention of the grandfather, who overhears them discussing their plans and intentions regarding his possessions. His presence reveals the truth that he is alive, which shocks the daughters and highlights their selfishness. तो तो सेल्फ तो ये कैसे उनको पता चलता है? जब वो आता है तो उसके सामने उसकी जो विक्टोरिया होती है वो कहती है ना कि इस वजह से इनने ये पहना हुआ है। जब उसके सामने वो उठ के आता है तो उसके सामने सारी रियलिटी आ जाती है। Compare and contrast Henry's character with that of his wife. Support your answer with the evidence from the play. ठीक है, तो ये हमने प्ले से कंपेयर करना है, कंट्रास्ट के हेनरी कैरेक्टर विद हिज वाइफ. Henry Slater is depicted as a passive and somewhat submissive character, often deferring to his wife, Mrs. Slater. He is hesitant about the idea of stealing the bureau, expressing discomfort with the plan, saying it doesn't seem delicate. Somehow, in contrast, Mrs. Slater is assertive, manipulative, and focused on the material gain. She is determined to outshine her sister and is willing to take advantage of their father's death for her benefit. This contrast highlights the Henry's moral reservation against the Mrs. Slater ruthless ambition. तो ये क्या करता है, इसका तो मूड नहीं होता, लेकिन इसे बीवी जो भी कहती है वो उसी तरह ही करता है। जो तो इसका जो करेक्टर है ये बड़ा पैसिव है, उसकी बीवी जो है ये थोड़ी सी डोमिनेट करती है और ये डोमिनेंट है। तो वो जो कहती है उसे करना पड़ता है, और बाद में इसकी साली जो होती है मिसेस जॉर्डन, वो भी आज आके इसे कहती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें ये जो भी कहती है तुम भी कर देते हो। Mention the two reasons that Mrs. Slater gave for her action. Mrs. Slater gave two reasons for her decision to shift the bureau from her father's room. She has always wanted the bureau for herself and believes that it should be hers now that he is dead. एक तो ये कहती है कि जैसे उसे हमेशा से ये पसंद था, और दूसरा she wants to prevent her sister Mrs. Jordan from claiming it, as she fears Elizabeth will drive a hard bargain over it. और दो ही रीजंस हैं, एक तो ये कि वो कहती है मुझे हमेशा से पसंद था, दूसरा ये कि मेरी बहन आके कहेगी कि नहीं ये मुझे भी पसंद है, इस वजह से वो उसे शिफ्ट कर देती है। What are the three things that grandfather plans to do on Monday? हाँ, तो ये तीन काम वो कौन सा करता है? गो टू द लॉज ऑफिस टू अल्टर हिज विल। कोई कहता है कि सबसे पहले मैंने जाना है और वसीयत मैंने चेंज करानी है। गो टू द इंश्योरेंस ऑफिस टू पे हिज प्रीमियम, और उसका प्रीमियम मैंने तैयार करवाना है जो किस्त उसने अदा करनी है। उसके बाद गेट मैरिड टू द जॉन शॉरॉक्स टू द ओनर ऑफ द लोकल पब, जो कि एक लोकल पब पे की ओनर है, उससे वो शादी करने जा रहा है मंडे को। व्हाट चेंजेस डज ग्रैंडफादर make in his new will? What effect does it have on his daughters? Grandfather decides to make a new will that leaves all his belongings to the daughter he is living with at the time of his death. This change creates the tension between the Mrs. Slater and Mrs. Jordan, as both sisters realize that their previous attempts to claim their father's possession may backfire and they may not inherit anything if he chooses to live with the other sister. और फिर एंड पे इसके बाद तो वो ये भी कह देता है कि मैं जिसके साथ रहूंगा, और इसमें मैंने वो मेंशन नहीं किया, शायद मैं भूल गया, तो वो आप कर दीजिएगा कि वो कहता है कि अब मैं उस बंदे के साथ रहूंगा जो डिजर्व करता है। ठीक है, और जॉन शॉरक की बात करता है। What is the reason for the Jordans taking a long time to get to the house of the Slater? What does it show about the two sisters' attitude toward each other? The Jordans take a long time to arrive because Mrs. Jordan insists on wearing the proper morning attire, which delays their departure. वो क्या कहती है कि हमारे पास पूरे प्रॉपर सूट होने चाहिए क्योंकि हम बाप के सोग पे जा रहे हैं। This shows that both sisters have competitive and somewhat antagonistic attitude toward each other. ठीक है, एक दूसरे के साथ वो हैं तो सिस्टर, और एक दूसरे के साथ वो अपना मुकाबला जारी रखे हुए हैं, और दूसरी साइड पे एक दूसरे के विलन भी नजर आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं, as they are more concerned about the appearances and outgoing one another rather than genuinely mourning their father's death. और वो उससे भी ज़्यादा लोगों को दिखावे के लिए ये काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो बाप का सोग मनाए या दुख करें। What does Mrs. Jordan describe as a fatal mistake? What is the irony in the comment she makes on Mrs. Slater's defense? तो क्या इस बात पे वो कहता है? Mrs. Jordan describes the failure to call a doctor immediately after their father was found dead as a fatal mistake.
The irony in her comment lies in the fact that while she criticizes Mrs. Slater for not acting quickly, both sisters are primarily concerned with their inheritance rather than the actual circumstances of their father's death. बजाय इसके कि वो इस बात पे कहें कि डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया और डॉक्टर ने क्या कहा, जब वो कहती है कि डॉक्टर को हमने बुलाया था, तो वो कहती है हमने डॉक्टर को बुलाया था और वो था ही नहीं। वो तो कहती है दूसरे डॉक्टर को बुला लेना था, तो कहती है ये एथिक के खिलाफ है, प्रोफेशनल एटिकेट्स के खिलाफ है कि जो डॉक्टर उसे पहले अटेंड करता था देखता था हम किसी और को बुला लें। और उसके बाद वो फिर दूसरी बहन भी यही काम करती है, जब वो उससे पूछती है कि हाँ अब तुम पहले अब्बू की डेड बॉडी देखोगी या चाय पी लोगी, तो वो भी फिर हस्बैंड से पूछती है कि हाँ क्या करें। उसका हस्बैंड कहता है मुझे नहीं पता, बस जो दिल करे। तो कहते हैं चलो ठीक है फिर चाय पी लेते हैं। तो दोनों की सिचुएशन क्या है, आयरॉनिकल है। What does Mrs. Slater decide to shift the Why does Mrs. Slater decide to shift the bureau from the grandfather's room before the arrival of the Jordans? How does Henry react to the suggestion? Mrs. Slater decides to shift the bureau to claim it for herself before the Jordans arrive, fearing that they will take it if they see it. तो इससे ये खौफ होता है कि उन्होंने देख लिया तो वो कहेंगे ये हमें दो। Henry reacts with the hesitation and discomfort, expressing that it doesn't seem right or delicate to do so, indicating his moral reservation about the plan. तो उसका जो हस्बैंड होता है हेनरी, वो तो ये शो करता है कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचारा बीवी से मैनिपुलेट हो ही जाता है। So question 10 है How does Mrs. Slater plan to outshine the Jordans? What does it reveal about her character? ठीक है, Mrs. Slater plans to outshine the Jordans by wearing half mourning attire and ensuring that her family appears more put together than the Jordans when they arrive. This reveals her competitive and materialistic nature, as she is more focused on appearance as social status than on the genuine grief of losing her father. तो जाहिर सी बात है, बाप का तो उनको दुख जितना है वो आपने ट्रांसलेशन में देख लिया होगा कि उन दोनों को कितना बाप का दुख है, वो तो ना ही होने के बराबर है। बहरहाल उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज वाले। ये आपकी वोकेबलरी है, ये आप देख लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करूँ मैं। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं 10, ठीक है, इनके भी आंसर हो गए। उसके बाद है व्हाट इज ईडियम। ईडियम क्या होता है? एन ईडियम इज अ टाइप ऑफ फ्रेज। ये एक फ्रेज होता है और एक्सप्रेशन दैट हैज अ मीनिंग दैट कांट बी डिसाइफर्ड बाय द डिफाइनिंग द इंडिविजुअल वर्ड। ठीक है, अगर आप उसको अकेला अकेला पढ़ें तो उसकी समझ नहीं आती। ये आगे आपको एग्जांपल से बिल्कुल समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी आपने। Appropriately, the word idiom is derived from the ancient Greek word idioma, which means peculiar phraseology. Peculiar phraseology का क्या मतलब है? एक खास किस्म का फिक्रे का हिस्सा या खास टर्म। अब देखें, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज, अ फ्रेज दैट्स नॉर्मल टू द फ्लुएंट स्पीकर। अब ये जो फ्रेज होता है ये फ्लुएंट स्पीकर के लिए तो नॉर्मल होता है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स इडियम बट स्ट्रेंज टू द अदर। लेकिन दूसरी ज़बानों के लिए ये क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं, और दूसरों को ऐसा फील होता है कि पता नहीं क्या कर रहा है, क्या बात हो रही है। पीपल हु स्ट्रगल विद द इडियम्स ऑफन कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। तो क्या इसका क्या मतलब है कि जो जिन लोगों को ईडियम की समझ नहीं आती, अब ये बजाते खुद ये जो सेंटेंस मैंने हाईलाइट किया हुआ ये ईडियम भी है, और ये भी है कि जिन लोगों के पास देखें ऑफन कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, तो कहता है कि ऐसे लोगों को जंगल नजर नहीं आते। अब देखिए आगे इसी चीज को ये फ्रेज भी बन जाएगा और उन पे तंज भी बन जाएगा, which is itself an idiom used to describe someone who is too involved with the detail of the situation and can't see the bigger picture at hand। जो अब ये ऐसे लोग होते हैं जो एक दरख्त के बारे में इतने डीप थिंकिंग करते हैं और इनको पूरा जंगल ही नजर नहीं आता। इट डजेंट इन्वॉल्व एनी फॉरेस्ट और द ट्रीज, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जंगल या इसकी ही बात हो रही है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इंसान है ना, हम कहते हैं बिल्ली को हमेशा शीशों के ख्याल। ठीक है, अब देखें इसके अपने अपने मीनिंग्स हैं। टू अंडरस्टैंड idioms is to see the forest for the trees or to look at the phrase as a whole rather than focusing on the individual words। ठीक है, तो ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये, अब इसकी टाइप्स देखें। टाइप्स ऑफ idioms है, जनरली स्पीकिंग देयर आर फोर टाइप्स ऑफ idioms: प्योर idioms, बाइनोमियल idioms, पार्शियल idioms एंड prepositional idioms। प्योर idioms क्या है? देखें, दिस इज अ टिपिकल idiom
द मीनिंग ऑफ विच कांट बी डिड्यूस्ड बाय इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इसके मीनिंग को इधर उधर नहीं किया जा सकता। व्हेन समवन सेज स्पिल द बीन्स दे आर आस्किंग समवन टू रिवील अ सीक्रेट। अब स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है कि बीज उछालो या बीज तोड़ो या बीज फेंको, इसका क्या मतलब होता है कि सीक्रेट को, राज को बाहर निकालो। नॉट टू पोर आउट अ कैन ऑफ बीन्स, अब इसका ये मतलब नहीं है कि उससे किसी कैन से बीज निकालने या बीन्स निकालने, बट यू वुडंट नो दैट बाय लुकिंग एट ईच वर्ड ऑफ दैट फ्रेज, लेकिन आपको ये सेंटेंस देखने से या फ्रेज देखने से ऐसा नहीं लगता। होपफुली आपको समझ आ रहा है। स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है कि राज बाहर निकालो। बाइनोमियल ईडियम किसको कहते हैं? बाई दो को कहते हैं, नॉमियल नॉम या वर्ड को कहते हैं, ठीक है, तो दो दो वर्ड से बन के मिल के बनता है। दिस ईडियम इज अ फ्रेज दैट कंटेन्स टू वर्ड जॉइंड बाय अ कंजंक्शन और अ preposition, ठीक है। अब देखें, सम एग्जांपल्स इंक्लूड बाई एंड लार्ज, ठीक है, एवरीथिंग कंसीडर्ड, ठीक है, बाई एंड लार्ज, ही जस्ट डिड इट बाई एंड लार्ज, ठीक है, उसने उस मतलब उसके हाथ में जो भी था उसने वो काम किया। डूज एंड डोंट्स, कि कोई चीज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी, ठीक है। गाइडलाइंस ऑन व्हाट टू डू एंड नॉट आर अवॉइड इन अ सर्टेन सिचुएशन। एंड हार्ट टू हार्ट, अ कैंडिड कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। हार्ट टू हार्ट का क्या मतलब है? दे हैड अ कन्वर्सेशन हार्ट टू हार्ट, ठीक है, कि वो एक दूसरे की बातें बहुत समझ रहे थे। उसके बाद पार्शियल ईडियम है। पार्शियल ईडियम किसको कहते हैं? पार्शियल वैसे किसी भी पार्ट को कहते हैं, ठीक है। The idiom is one that has been shortened in one part, with the second part generally being understood by the fluent speaker. अब ये ऐसा होता है कि जिसका हम आधा हिस्सा बोलते हैं और दूसरा हमें पता होता है कि जिसको हम बोल रहे हैं वो समझ जाएगा। पीपल ऑफन यूज द पार्शियल idiom when in Rome। अब देखें, when in Rome do as Romans do, ये पूरा वो है, फ्रेज है, और इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? जैसा देश वैसा भेष। तो वेन इन रोम, अब मैं अगर आपको कहता हूँ जैसा देश, अब आपको समझ आ जाएगी वैसा भेष। वेन इन रोम, विद इज विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द अदर पर्सन नोज द सेकंड पार्ट, डू एज रोमन्स डू, ठीक है। अब जब किसी को ये कहते हैं वेन इन रोम, इंग्लिश वाला बंदा वो समझ जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज में किसी को कहते हैं कि जैसा देश, तो बस उसके बाद वो भी समझ जाएगा कि वैसा देश। तो इसी तरह इनको पार्शियल कहते हैं, जो होते तो पूरे हैं पूरे, उनको अदा नहीं किया जाता, उनको कुछ हिस्सा बोला जाता है, तो उसे पार्शियल कहते हैं। उसके बाद देखें प्रेपोजिशनल ईडियम। प्रेपोजिशनल ईडियम क्या होते हैं? दिस ईडियम इज अ फ्रेज दैट कंबाइंस अ वर्ब एंड प्रेपोजिशन टू क्रिएट अ वर्ब विद अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। और इसके साथ जब आप वो लगा देते हैं तो उसका एक प्रेपोजिशन आप लगा देते हैं किसी वर्ब के साथ, तो उसका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है। द फ्रेज एग्री ऑन इज अ प्रेपोजिशनल ईडियम दैट कंबाइंस द वर्ब अग्री विद द प्रेपोजिशन ऑन। एग्री ऑन देखें, इत्तेफाक करना। एंड is used to express that you share an opinion with someone, कि आप अपनी जैसी ओपिनियन कहते हैं ना, कि देवर एग्रीड ऑन दैट प्रपोजल, मतलब उस पे दोनों ने उस पे इत्तेफाक कर लिया। ईडियम वर्सेस प्रोवर्ब, हाँ इसमें एक छोटा सा नुक्ता है, ठीक है, ईडियम और प्रोवर्ब का, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ईडियम जो होता है ना, ईडियम अगर वो अकेला बोला जाए तो आपको समझ नहीं आता, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। जो प्रोवर्ब होता है ये अकेला भी बोला जाए तो आपको समझ आ जाती है। दूसरा ईडियम जो होता है ये शार्ट होता है, ये आधा सेंटेंस हो सकता है। जो प्रोवर्ब होता है वो पूरा सेंटेंस होता है। वो अकेले भी बोला जाए तो समझ आता है, और ये अकेले बोला जाए तो समझ नहीं आता। अब आगे देखें, अब प्रोवर्ब इज सिमिलर टू एन ईडियम in that its meaning can't be deciphered by looking at the individual word। आप इसका अकेले अकेले लफ्ज को मीनिंग नहीं निकाल सकते, बट इट इज डिफरेंट बिकॉज इट्स यूज टू गिव द एडवाइस टू समवन एल्स। और ये नसीहत के लिए इस्तेमाल होता है। जो ईडियम होता है ना, वो नसीहत भी हो सकती है, वो तंज भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोवर्ब जो होता है वो मोस्टली किसके लिए? नसीहत के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखें, इफ समवन सेज डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं? अब उस पे मत पछताओ जो हो गया है। दे आर टेलिंग द अदर पर्सन नॉट टू वरी अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, कि जो चीज़ हो गया है, कहते हैं ना कि गुजरी को तो घोड़े भी नहीं मिल सकते, ठीक है, तो इस चीज़ को छोड़ें। द फ्रेज डजंट मीन समवन इज क्राइंग एंड हैज नथिंग टू डू विद डेयरी। अब इसमें ये मतलब नहीं है, अब देखें इसमें जो वर्ड है स्पिल्ड मिल्क, अब इसमें कोई हम डेयरी फार्म मक्खन या दूध की तो बात नहीं कर रहे। इसका एक अपना ही मीनिंग है, नसीहत है कि जो हो गया उसको छोड़ो। सो वंस अगेन अ प्रोवर्ब कैन बी एन ईडियम, बट एन ईडियम इज नॉट ऑलवेज अ प्रोवर्ब, ठीक है। जो ईडियम है,
प्रोवर्ब जो होता है वो ईडियम हो सकता है, ईडियम के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो ईडियम है वो कभी भी प्रोवर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होता है। प्रोवर्ब को अकेले भी बोला जाए तो उसकी समझ आ जाती है। उसके बाद देखें, फिल इन द ब्लैंक से कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल। हाँ, अब इसको देखें। द ट्रुथ ऑफ द मैटर फाइनली dawned on टीना। डांट का मतलब डांट का मतलब क्या होता है कि उस पे ही खत्म हुआ। डांट का मतलब होता है, वैसे सूरज के तलू होने को कहते हैं, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है उसकी पहली किरण जो आती है उसे कहते हैं डाउन। प्लीज टेक ऑफ योर सॉक्स बिफोर यू एंटर द रूम। टेक ऑफ, ठीक है, टेक ऑफ यहाँ पे डबल एफ होना चाहिए, पता नहीं, हाँ ये डबल एफ ही है। ठीक है, तो टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। द एम्प्लॉयज कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। ठीक है, तो कॉल्ड ऑफ का क्या मतलब है कि बुला लेना। द नेबर्स आस्क अस टू टर्न डाउन द म्यूजिक, के म्यूजिक को बंद कर दें। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव, कि बंद कर दें। द फ्लाइट विल, अब देखें ये हैं तो वर्ब, इनके साथ preposition ऐड होता जा रहा है, इनके मीनिंग डिफरेंट होते जा रहे हैं। द फ्लाइट विल टेक ऑफ एनी मोमेंट नाउ, अब मतलब जहाज किसी भी वक्त उड़ सकता है। टेक ऑफ जहाज के उड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखें, फिल इन द स्टडी मटेरियल्स द टीचर गेव यू। फिल इन मतलब वो काम पूरा कर लो जो टीचर ने दिया है। कॉल इन द सर्जन इमीडिएटली द पेशेंट नीड्स हर, तो जल्दी से उसे बुलाएं, वो मरीज मरीज को उसकी ज़रूरत है। प्लीज़ फिल इन दिस एप्लीकेशन एंड सबमिट इट देयर, कि उसे सबमिट करा दें। टिम एंड हिज फैमिली ब्रॉट अप द किड्स एज देयर ओन, ठीक है, उनने खुद परवरिश की। ऑल द टिकट्स फॉर द एवेंजर्स वर सोल्ड आउट, कि वो ख़त्म हो चुकी थी, बिक गई थी। माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड, कि मेरी कार ब्रोक डाउन का मतलब होता है रुक जाना किसी भी वजह से। द किड्स डिसाइडेड टू टेक अप अ न्यू हॉबी, ठीक है, बच्चों ने एक नया हॉबी इख्तियार करने का फैसला किया। होल्ड द जजेस विल होल्ड ऑन टू देयर डिसीजन फॉर अ वाइल, कि जजेस जो होंगे वो अभी अपना डिसीजन क्या करेंगे, अब थोड़ा सा रोकेंगे। उसके बाद देखें, ये डिफरेंट कलर की लाइनें मैंने लगाई हुई हैं, होपफुली आपको समझ आएगी। बी पार फॉर द कोर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हैपन्स एज यू वुड एक्सपेक्ट, कि ऐसा होना जिस चीज़ की आप तवक्को कर रहे हो। गिव द गेम अवे, इसका क्या मतलब होता है, स्पॉयल एज सीक्रेट सरप्राइज आर जॉब, ठीक है, कि उसी चीज़ को स्पॉयल कर देना। गिव एंड टेक फाइंड कंप्रोमाइज, ठीक है। हैव इट एंड फॉर एस बी डिटरमेंट आर हर्ट आर क्रिटिसाइज सब। ये एस बी का पता नहीं है क्या फॉर्म होगा, मैं इसके बारे में सर्च करूंगा, आप भी कर लीजिएगा। नाउ नो एस टी एच इनसाइड आउट, ठीक है, ये आ रहे हैं, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैंने इसके बारे में सर्च नहीं किया शायद, लेकिन ये आप देख लीजिएगा। नो एवरीथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। ब्रेक द आइस, ये कहते हैं डू समथिंग इन अ वे दैट विल गो गिव गुड। ब्रेक द आइस मेक पीपल फील रिलैक्स विद ईच अदर, ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी ऐसी फॉर्मल सिचुएशन में जहाँ पे आप बैठे हो, नए लोग बैठे हो, आप भी चुप करके बैठे हो, तो कहते हैं ना कि ब्रेक द आइस, कि चुप को तोड़ें, आप बातें करें, बातें करने से इंसान एक दूसरे के साथ रिलैक्स होता है। टेक योर पिक, टेक योर पिक का क्या मतलब होता है, चूज व्हाट यू वांट। बी ऑन द राइट डू समथिंग इन अ वे दैट विल गिव गुड, कि ऐसा काम करना जो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद देखें, आपके पास एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी हैं, ये मेन एलिमेंट्स हैं आपके। प्लॉट होता है, ठीक है, उसमें होता क्या है, उस प्लॉट में हैपनिंग, जितनी भी हैपनिंग हो रही होती है, एक्सपोजिशन उसकी शुरुआत होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, फिर राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होता है। ये अभी आपको मैं इससे समझाता हूँ, ये जो नीचे डायग्राम है, फॉलोइंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिंग पीपल और फोर्सेस। जो हीरो और गुंडे में जो सोच का फर्क होता है उसे क्या कन्फ्लिक्ट कहते हैं। द प्रॉब्लम दैट मूव्स द स्टोरी, ठीक है, उसी को ही आगे लेके स्टोरी चलती है। राइजिंग एक्शन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम दैट कीप द प्लॉट फ्रॉम मूविंग टू स्मूथली। एक्साइटमेंट, ये जो इस चीज़ को मैं मोस्टली पढ़ूंगा, जो मैंने हाईलाइट की हुई है उसी का भी वो क्रक्स होता है। एक्साइटमेंट आर द इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। राइजिंग एक्शन क्या होता है, जब आप किसी स्टोरी में क्या करना, इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं।
उसके बाद क्लाइमेक्स क्या होता है, कन्फ्लिक्ट कम्स टू अ हेड, जब वो पीक पे पहुंच जाए। फॉलोइंग एक्शन क्या होता है, सिचुएशन टर्न्स आउट, और उसके बाद फिर वो थोड़ा सा मामला हल होना शुरू होता है। उसके बाद सेटिंग, टाइम, प्लेस और पीरियड होता है। अब इस डायग्राम को आप देखें, एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन का है जहाँ से वो शुरू हो रहा है। अगर वो प्लॉट हमारा जहाँ से शुरू हो रहा है, अगर हम इसी डियर डिपार्टेड को देखें जहाँ से वो शुरू हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, एक्सपोजिशन। मिसेस स्लेटर का जहाँ से पहले पहले डायलॉग शुरू होता है उसे एक्सपोजिशन कहते हैं। अब राइजिंग एक्शन क्या है, जब वो कहती है कि मैं ब्यूरो छुपा लूँ, राइजिंग एक्शन जरूरी नहीं है एक होता है, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं। उसका हस्बैंड जब वो कहता है कि हाँ, जब वो कहती है कि हाँ ब्यूरो छुपा लें, ये भी राइजिंग एक्शन है। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड थोड़ा सा एक साइड पे होता है, वो कहता है नहीं अच्छी बात नहीं है, वो कहता है अच्छा चलो चलो तुम कोट उतारो जाओ। ये राइजिंग एक्शन, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें आपका ना इंटरेस्ट बढ़ने लगे उसे क्या कहते हैं, आपको उसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। उसके बाद है क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स उसको कहते हैं जब स्टोरी बिल्कुल पीक पे होती है। अब पीक पे अगर देखा जाए तो ये स्टोरी कब पीक पे होती है, जब वो दोनों का आपस में क्लैश चल रहा होता है। वो कहती है नहीं ये मैं ले लूंगा और वो तुम ले लेना, और उसी दौरान जब वो विक्टोरिया जाती है तो देखती है कि दादाजी तो हिल रहे हैं, जिंदा हैं वो, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग एक्शन है। फॉलोइंग एक्शन क्या है, जब वो दादा उठ जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस वक्त मामले की नौयत एक कम होना शुरू होती है उसकी। उसके बाद रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी को कहते हैं। अब रेजोल्यूशन इसका क्या है, जब वो दादा कहता है कि नहीं अब मैं उसको दूंगा जिसके साथ मैं रहूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है आपके पास प्लॉट डायग्राम। उसके बाद आपके कैरेक्टर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है स्टोरी में कैरेक्टर होते हैं, थीम भी होते हैं, जैसे इसका थीम ग्रीड है, फैमिली है, ठीक है। तो ये आपकी, यहाँ तक ये आपका चैप्टर क्लोज होता है और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होपफुली आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच।